गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं गैसियस स्टेट में, उसी से आगे जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। हम डिस्कस कर रहे थे म्यू आरएमएस स्पीड को। म्यू आरएमएस का मतलब था, अगर यदि मैं बात करूं म्यू आरएमएस अंडर रूट ऑफ म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस म्यू 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। लंबी दूरी तक हम चलते हैं, एन नंबर ऑफ वेलोसिटीज है, सभी का स्क्वायर और उनको आपस में ऐड किया था, डिवाइडेड बाय एन। ये होता है हमारे पास में म्यू आरएमएस का फॉर्मूला। ठीक है, ये एक जनरल रिलेशन था। अगर यदि मैं बात करूं इसकी, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमारी ये थी। आज हम यहां से कैलकुलेट करना सीखेंगे कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमें गैसियस स्टेट में हमने केटीजी का एक पोस्टुलेट पढ़ा और वो केटीजी का पोस्टुलेट ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस की, किसी भी गैसियस पार्टिकल्स की, वो ओनली एंड ओनली डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर यदि टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल फैक्टर पे डिपेंड करती है और वो टेम्परेचर फैक्टर पे डिपेंड करती है। आज हम इसी चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे वेरिएशन देता है, किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्लियर है? चलो इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, मान लो सपोज करो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है अच्छे से, हाफ mv स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर यदि क्योंकि मेरे को तो एवरेज लेना है, अगर यदि मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अब ऐसा तो है नहीं सारे पार्टिकल सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, कोई पार्टिकल धीरे चल रहा है, कोई तेज चल रहा है, तो हम उसका ऑन एन एवरेज ले लेते हैं कि भाई जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी वन पार्टिकल की, सेकंड पार्टिकल की, थर्ड पार्टिकल की एंड सो ऑन काइनेटिक एनर्जी nth पार्टिकल की डिवाइडेड बाय n। ठीक है, उसका हमने एवरेज कर दिया, टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय n पार्टिकल्स। भाई टोटल पार्टिकल्स तो n है, तो n से हमने डिवाइड कर दिया। अब हम हर जगह पे वेलोसिटी फॉर्मूला रखते हैं, हाफ m। अब मास ऑफ द गैस वो तो सभी का सेम है, गैस है उसका तो मास टोटल m है, v1 स्क्वायर, मतलब उसमें वेरिएशन होगा तो वो वेलोसिटी का होगा, प्लस हाफ ऑफ mv2 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ mv3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, हम दूर तक जाएंगे, और हाफ ऑफ mvn स्क्वायर, और डिवाइड कर देते इसको, टोटल n पार्टिकल्स हैं उससे। क्लियर है? अब अगर यदि हम इसी में देखें तो हमारे पास कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है हाफ m। और अगर यदि क्योंकि वेलोसिटी है तो हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया था u से, u से रिप्रेजेंट किया था हमने वेलोसिटी को। तो अगर यदि मैं इसकी जगह पे रखने की कोशिश करूं तो मैं इसको ये रख सकता हूं, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन μn का स्क्वायर, और डिवाइड कर देते इसको n से। ये एक फॉर्मूला मुझे जाना पहचाना नजर आ रहा है। जाना पहचाना कौन सा? जो हमने अभी अभी देखा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का म्यू आरएमएस का फॉर्मूला, वो था अंडर रूट ऑफ, ये आ रहा था μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस म्यू एंड सो ऑन प्लस म्यू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय nth पार्टिकल। अगर मुझे यहां से स्क्वायर रूट हटाना है तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो सेम फॉर्मूला है म्यू आरएमएस स्क्वायर का, बिल्कुल एज इट इज फॉर्मूला है। तो मैं इसको यहां से ये लिख सकता हूं, हाफ m म्यू आरएमएस स्क्वायर। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? इसको ये लिख सकते हैं। और हमने कैलकुलेट किया था लास्ट में म्यू आरएमएस का फॉर्मूला, तो वो आ रहा था म्यू आरएमएस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाई m। 3RT बाई m होता है। इस इक्वेशन से यहां से वैल्यू उठाएं और म्यू आरएमएस में अगर पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1/2 m और म्यू आरएमएस का फॉर्मूला
अंडर रूट ऑफ 3RT/m का होल स्क्वायर। दैट मीन्स अगर यदि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो हमारे पास में इक्वेशन बन के आ जाती है। ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आएगा यहां से, और वो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू 1/2m इंटू 3RT डिवाइडेड बाई m। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, यहां पे तो मास है गिवन मास, यहां पे मास है मोलर मास। सबसे पहली चीज तो ये है, यहां पे जो मास दे रखा है ये मास है गिवन मास और मोलर मास। ठीक है, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा और वो पढ़ा है 1, इसको अगर मैं 3 आगे ले लूं, 3/2n मास अपॉन मोलर मास इंटू R इंटू T। दैट मीन्स मास ऑफ गिवन गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट इज फॉर्म्ड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे तो 3/2 नंबर ऑफ मोल्स इंटू R इंटू T। मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का। अगर यदि मेरे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैस के मोल्स गिवन है, तो उसके मोल्स की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन दे रही है। ठीक है, केवल मोल्स पे, गैसियस स्टेट के मोल्स पे। अगर ध्यान से सुनिएगा, अब यहां से हम इसके 3 फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट तो ये, अगर n नंबर ऑफ मोल्स है, अगर यदि मैं पहला फॉर्मूला लिखूं, अगर गैस के n मोल्स प्रेजेंट है, n मोल्स, ध्यान से सुनना इस चीज को, n मोल्स प्रेजेंट है, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 इंटू n इंटू R इंटू T। पहला फॉर्मूला तो ये आता है 3/2n इंटू R इंटू T। अगर मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करूं, 1 मोल गैस प्रेजेंट है, 1 मोल, यहां पे तो n मोल है, अगर 1 मोल गैस प्रेजेंट है तो n की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं, तो 3/2 इंटू R इंटू T। तो मेरे पास ये फॉर्मूला आएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कैसे? देखो, काइनेटिक एनर्जी है वो 3/2 दैट इज कांस्टेंट, R दैट इज कांस्टेंट, और T इज द टेम्परेचर। और जब तक टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा, अगर टेम्परेचर, देखो काइनेटिक एनर्जी हमने बोला था KTG में टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पे क्या हो रहा है, 3/2 R, दोनों चीजें कांस्टेंट, और कांस्टेंट है तो ये टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात क्लियर है? एकदम क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही तो बोला था। जब तक टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा, टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है तो इसका मतलब उसमें गैसियस पार्टिकल्स के लिए टेम्परेचर भी चेंज होने लग रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहला दोनों फॉर्मूला, इनको इंपॉर्टेंट करके नोट करना है। क्लियर है? जैसे आप इसको नोट करोगे, अगर ये गलती से मुझे ये दे दे मॉलिक्यूल्स की टर्म में, ध्यान से समझना अब इस चीज को, अगर गलती से मुझे ये बोल दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म में इंडिकेट करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स थे, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में 3/2 nRT बना था। अगर यदि मुझे बोल दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगैड्रो नंबर होता है। यही तो फॉर्मूला होता है, n डिवाइडेड बाय n है। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देता हूं तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा 3/2 n की जगह पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगैड्रो नंबर इंटू R इंटू T। अब एक चीज में अगर ध्यान से देखूं, यहां पे एक नोटिस करूं, तो मुझे एक वैल्यू मिल रही है R दैट इज 8.314, R दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, यही होता है। और अगर मैं अवोगैड्रो नंबर की बात करूं तो अवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 10⁻23। दोनों की दोनों कांस्टेंट है, दोनों की दोनों कांस्टेंट है। और मैं दोनों को अगर डिवाइड करता हूं, R डिवाइडेड बाई NA,
तो मेरे पास एक वैल्यू निकल के आती है 1.36 10⁻⁻23, ठीक है। और जूल पर केल्विन इसकी यूनिट होती है। जो दिया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बोल्ट्जमैन, क्लियर है। ये दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था बोल्ट्जमैन, और इसी को हम बोल देते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज केबी। इसी को हम रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं केबी के टर्म में। और केबी के टर्म में अगर यदि हम इस फॉर्मूला को लिख देते हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू n इंटू केबीटी के टर्म में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। काइनेटिक एनर्जी बन गया, मतलब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को मॉलिक्यूल्स के टर्म में देखूंगा तो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। बात क्लियर है। चलो, अगर मेरे पास में गैस दे रखी है और मुझे कह दिया एक मॉलिक्यूल की टर्म में निकालो काइनेटिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल भी, तो एक मॉलिक्यूल में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 1 होगी तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू KB इंटू T। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी? 3/2 इंटू KBT। आपका ये फॉर्मूला आता है, यहां से हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से हम डेरिवेशन करके हम यहां से कैलकुलेशन करते हैं और बहुत डायरेक्टली। ये ध्यान रखना, ये मॉलिक्यूल के लिए, 1 मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला है। 1 मॉलिक्यूल अगर दे रखा है तो उस टाइम में आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको n मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो आप काइनेटिक एनर्जी में ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर n मोल दे रखे हैं, n मोल, तो आपको ये यूज करना है। और अगर यदि 1 मोल दे रखा है तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। इन चारों के चारों फॉर्मूलाज में डिफरेंस करना सीख लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती यहां पे होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किस में आता है और गैसियस कांस्टेंट किस में आता है। दोनों में डिफरेंस यही है। जब हम मोल्स यूज करते हैं तो गैसियस कांस्टेंट यूज करते हैं, और मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। बात क्लियर है। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आपको यहां पे डिस्कस करना चाहूं, तो सबसे पहले मान लो, सपोज करो कोई भी गैस हो, चाहे वो हल्की हो चाहे वो भारी हो, सब चीजें तभी वेरिएशन करती हैं जब तक टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होगा, तब तक हम इसमें कोई डिफरेंस मेंशन नहीं कर सकते। बात क्लियर है। जैसे मान लो, सपोज करो मेरे पास में एक हीलियम गैस है और एक हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। मुझे बोल दिया कि ये गैस और ये गैस दोनों की दोनों सेम टेम्परेचर पे 300 केल्विन टेम्परेचर पे हैं, और दोनों के दोनों गैसेस ये और ये 300 केल्विन पे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सबसे पहला पॉइंट, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो इसमें आपको ऑप्शन दे दे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा आपको कह दे काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम। तीसरा पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, या कोई भी नहीं। आपको ये कोई क्वेश्चन दे दे, कह दे कि इनमें से किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, या ऑर्डर में अरेंज करो। तो जब तक कोई भी गैस हो, चाहे वो हल्की हो, आपको भी पता है यहां पे देखने पे हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 2 होता है। ये मेरी हैवियर है और ये मेरी लाइटर है। तो अगर यदि मैं देखूं तो काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये बोला है टेम्परेचर सेम है, दोनों गैसेस सेम टेम्परेचर पे चल रही है और 300 केल्विन टेम्परेचर पे ही है। इसका मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ गई, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब तक मेरी गैस के काइनेटिक एनर्जी में कोई वेरिएशन नहीं होगा। इसका मतलब मेरा आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर होगा कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, और सेम है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। बात क्लियर है।
जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मान लो सपोज करो मुझे ये बोल दिया कि भाई डिफरेंस पे कैसे निकालेंगे, तो ये देखो इस तरीके से बोल दिया जाएगा काइनेटिक एनर्जी, भाई कोई भी गैस है, मान लो सपोज करो हाइड्रोजन ही गैस है, वो 27 डिग्री सेल्सियस पे माइग्रेट कर रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी वन है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अगर यदि इसी की 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देंगे, अगर यदि इसका 300 की वजह 227 कर देते हैं, 227 डिग्री सेल्सियस अगर इसका टेम्परेचर कर देते हैं, मेरी गैस 27 डिग्री सेल्सियस पे माइग्रेट कर रही है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी 1 है और काइनेटिक एनर्जी 2 है इसकी, और दोनों के बीच में रिलेशन निकाल के बताओ काइनेटिक एनर्जीज में क्या रिलेशन आएगा, दोनों में क्या रिलेशन आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे इस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में दिया है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में करेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन और ये हो जाएगा मेरा 500 केल्विन। यहां से इसकी वैल्यू पुट करो, काइनेटिक एनर्जी 1 दैट इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू KB इंटू T। मुझे ये नहीं बोला कि वो मोल्स के टर्म में, या मुझे ये नहीं बोला है मोलिक्यूल्स के टर्म में, तो किसी भी एक को यूज कर सकते हैं आप, RT के टर्म भी यूज कर सकते हो, उसमें नॉर्मल भी यूज कर सकते हो। बात क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया T1 दैट इज इक्वल्स टू 300 केल्विन। आप पहली चीज तो ये नोट कर लेना, डायरेक्ट कैलकुलेशन करने मत बैठना, कभी इसको यहां से सॉल्व करो, इसकी वैल्यू पुट करो, नहीं, ऐसे सॉल्व नहीं करना है इसको। रिलेशन पूछा है, रेशियो पूछा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी 2 दैट इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 3/2 इंटू KB इंटू T दैट इज 500 केल्विन। सिंपल, क्लियर है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो 3/2 से 3/2 कैंसिल हो गया, KB से KB कैंसिल हो गया, 300 कैंसिल होगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, और मेरे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू 3/5 का। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी 1 रेशियो काइनेटिक एनर्जी 2 दैट इज इक्वल्स टू 3/5 रेशियो, या 3:5। इस रेशियो में ये माइग्रेशन होगा, या इन दोनों में रिलेशन होगा, वो ये रिलेशन होगा। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी जब तक वेरी नहीं करेगी जब तक आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ही आपकी गैस की काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, चाहे वो किसी भी वेट की हो। आपकी गैस अगर लाइटर है तो भी नहीं बदलेगा, आपकी गैस हैवियर है तो भी नहीं बदलेगा, वो जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से चलेंगी, सेम स्पीड फॉलो होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर बदल गया तो काइनेटिक एनर्जी तुरंत चेंज हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है एकदम। तो आई होप आप लोगों को ये काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर यदि अभी भी इसमें कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।